राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पियर आई बहन पर जब भैया भाभी ने लगाया चोरी का इल्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सोनी अपने ससुराल नोएडा में अपने सास ससुर पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके के बारे में सोचती तो दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि सोनी के साथ मायके में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वह अब अपने मायके नहीं जाती थी। सोनी के मायके के परिवार में उसके मम्मी पापा, 2 भाई और 2 भाभी और उनके बच्चे थे। वह अपने भाइयों में सबसे छोटी थी। एक दिन सोनी बैठी बैठी अपने बचपन की बातों को याद करने लगी। सारा दिन दादी की बातों के साथ साथ सभी की शैतानी और माँ के दिखाने वाले गुस्से से पूरा घर भरा रहता था, और पापा तो हमेशा शांत रहते थे या फिर कंपनी में छोटी सी साधारण सी नौकरी से अपना घर कैसे चलाया जाए इस बारे में सोचते रहते थे। माँ पापा पता नहीं कैसे चुप रहकर एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। हम कभी किसी ऐसी चीज की भी फरमाइश नहीं करते थे जिसे लाने का बजट पापा के पास ना हो। वह कैसे माँ की तरह बेबस नजरों से देखते थे, तो माँ कैसे हमें बिना डांटे अपनी बातों में उलझाकर बात बदल देती थी। पापा की कंपनी घर से 20 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वह साइकिल से जाते थे ताकि बस का किराया बच जाए और आते समय अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ला सके। कभी मिठाइयाँ तो कभी समोसे खिलाकर पिताजी अपने बच्चों को खुश करते थे। बड़े भैया मोहन, बीच वाले भैया सोहन, वह तो सिर्फ काम चलाऊ काम कमाते थे, और तीसरी मैं सोनी। माँ पापा की सारी उम्मीदें तो मोहन भैया से ही थी, इसलिए उनके सारे शौक पूरे होते थे। उनके लिए महंगी कोचिंग, जाने के लिए सवारी के पैसे, और मोहन भैया भी जो मम्मी पापा की इच्छाओं पर खरे उतरे थे। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन MBA में टॉप आए थे। यह अलग बात थी कि जितना वे आगे बढ़ते गए माँ के जेवर उतरते चले गए। माँ अब कान, गले और हाथों में अब नकली जेवर पहनने लगी थी। बस केवल नाक में एक सोने की नथ रह गई थी। भाइयों को तो अब उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी कहती कि आपके जेवर कहाँ गए, तब माँ बनावटी मुस्कान के साथ कहती कि काफी भारी लगता था, इसलिए लॉकर में संभाल कर रख दिए हैं। और फिर हंसते हुए कहती, अरे भाई, मुझे भी फैशन करने का अधिकार है। मैं सच मान लेती थी माँ की बातों को। मोहन भैया की अब दिल्ली में एक कंपनी में जो नौकरी लग गई थी। उस दिन माँ पापा और घर पर सब बहुत खुश थे। कैसे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए गए थे। आज पापा के चेहरे पर चिंता वाली लकीरें नहीं थी, उनके चेहरे पर शगुन भरी मुस्कान थी, जैसा अब कि उनका बोझ हल्का हो जाएगा। वह जिम्मेदारियों से आजादी पालेंगे। मोहन भैया के लिए नए कपड़े, जूते और जरूरतों के सामान के खर्च का पैसा भी पापा ने ही दिया था, और वह टिकट कराकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब माँ पापा अपने अच्छे दिनों के सपने संजोने लगे। सोनी रात को पानी पीने के लिए गई तो उसने अपने माँ पापा की बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। पापा माँ से बोल रहे थे कि जब मोहित पैसे भेजेगा तो एक वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, क्योंकि सोनी की मम्मी तुम्हारी उम्र हो गई है, कमर में इतना दर्द रहता है, फिर भी पटड़े पर बैठकर कपड़े धोती हो। माँ बोली, अजी नहीं, मेरी छोड़िए, अब सबसे पहले बाहर वालों का कर्जा चुकता करेंगे, फिर आपकी आंखों को दिखाकर आपके लिए चश्मा बनवाएंगे। मुझे पता है सोनी के पापा, आपकी नज़र बहुत कमजोर हो गई है।
सोनी बिना पानी पिए वापस आ गई। जब मोहन भैया की पहली सैलरी मिली तब उन्होंने केवल 5,000 रुपये पापा के अकाउंट में भेज दिए थे। यह सोचकर उन्हें अपने ऑफिस वालों की पार्टी करनी है और अपने ऑफिस के हिसाब से पहले उन्हें ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल खरीदना था। दूसरे अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट होना था। तीसरा एप्पल वाला फोन लेना था और फिर लैपटॉप। आखिरकार कंपनी का कैशियर जो ठहरा। सोहन भैया ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थे। सोनी भी 12वीं कक्षा में थी। 2 साल में पापा की नौकरी जाने वाली थी। उन्होंने सोनी की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शादी करने की भी चिंता थी। आपने अपनी सारी परेशानियों का हल मोहन भैया में वो देखते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। मोहन हर महीने कभी 2 कभी 4,000 रुपये भेजता और अपनी परेशानियां बताकर टाल देता। मोहन भैया की नजरें अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से मिली और उन्होंने उससे प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया। अपने बॉस का भी इस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इतना होनहार था जो दामाद मिला था, वह बहुत पढ़ा लिखा होनहार था। शादी दिल्ली में हुई। मोहन भैया ने घर के सभी सदस्यों के आने के टिकट, पहनने लायक कपड़े का इंतजाम करा दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उनके पापा हमसे मिले, परंतु रहे हम उनके पीछे ही। माँ खुश थी अपने बेटे मोहन की शादी होता देखकर। पापा तो अंदर ही अंदर घुट रहे थे और शादी हो चुकी थी। मोहन और प्रिया भाभी 4 साल के लिए अमेरिका बिजनेस के लिए चले गए। सोहन भैया ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में थे। सोनी 12वीं में थी और 2 साल में पापा की नौकरी भी जाने वाली थी। उन्होंने सोनी की पढ़ाई के साथ साथ सोनी की शादी करने की भी चिंता थी। अपनी सारी परेशानियों का हल वे जो मोहन भैया में ही देखते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। मोहन हर महीने कभी 2 कभी 4,000 रुपये भेजता और अपनी परेशानियां बताकर टाल देता। मोहन भैया की नजरें अपनी कंपनी के बॉस की बेटी से मिली हुई थी और उन्होंने प्रेम विवाह करने का फैसला सुना दिया। उनके बॉस को भी कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इतना होनहार दामाद जो मिला था। शादी दिल्ली में हुई। मोहन भैया ने घर के सभी सदस्यों के आने के टिकट और पहनने लायक कपड़ों का इंतजाम करा दिया था। दिखावा करते हुए भाभी और उनके पापा हमसे मिले थे और परंतु हम रहे उनके पीछे ही। माँ तो खुश थी अपने बेटे मोहन की शादी होता देखकर, लेकिन पापा अंदर ही अंदर घुट रहे थे और शादी हो चुकी थी। मोहन भैया और प्रिया भाभी 4 साल के लिए अमेरिका बिजनेस के लिए चले गए। अब वह भी वापस घर आ गए थे। सोहन ने उदास पापा के कंधे पर हाथ रखा था, जैसे कह रहा हो, पापा आप चिंता ना कीजिए, मैं हूं ना। अब सोहन ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। अपने घर की स्थिति देखकर पापा ने उन्हें थोड़ा डांटा भी और नाराजगी जाहिर की और हर बार की तरह माँ ने संभाल लिया। पापा की नौकरी जाने के बाद सोहन भैया उनकी कंपनी में मैनेजर हो गए। सोनी की शादी जो सोहन के दोस्त सुमित के साथ हो गई। तब सुमित केवल रेलवे में नए भर्ती हुए थे और आज वह अपने दम पर प्रमोशन हासिल कर रहे थे। सोहन की शादी में प्रिया नहीं आई। प्रिया उस समय माँ बनने वाली थी। मजबूरन जो मोहन ही शादी में शामिल हुआ था। माँ अपनी बड़ी बहू प्रिया के पैर आंगन में कब पड़ेंगे, यह सोचते सोचते उसकी राह देखते देखते भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन प्रिया भाभी नहीं आई। अब सोहन की पत्नी दीपा का व्यवहार में जो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल माँ की परछाई की तरह। सुमित का तबादला जब आगरा से
जो मेरठ में हुआ तब मैंने अपने सारे गहने अपनी माँ के लॉकर में रख दिए थे। जब शहर में आऊंगी तो आकर ले लूंगी, तब ले जाऊंगी। यह सोचकर तब माँ ने मेरी अमानत संभाल कर रखी और चाबी पापा को दे दी थी। छोटी भाभी दीपा और सोहन भैया को भी यह बात पता थी। मुझे मुंबई में सेट होते होते कई महीने गुजर गए, लेकिन गहनों की कभी जरूरत नहीं पड़ी और अपने जेवर आकर मैं ले जाऊं। अचानक एक दिन माँ इस भरी दुनिया में पापा को अकेला छोड़कर चली गई। तब पहली बार घर पर बड़ी भाभी प्रिया आई थी। 15 दिन शांति हवन के बाद पापा ने जो सोनी को बुलाकर चाबी दी और कहा, बेटी सोनी, अपना सामान ले जाना। मैंने पापा से चाबी ले ली। अगले दिन सबको जाना था। कपड़े पैक करते हुए मुझे ध्यान आया कि पापा ने मुझे चाबी दी थी, तो मैं माँ के कमरे में जाकर लॉकर खोलने लगी। तभी प्रिया भाभी वहां आ गई और बड़े ही कड़े स्वर में बोली, वाह ननंदरानी वाह, माँ को मरे 4 दिन नहीं हुए और हाथ चलाना शुरू कर दिए कि कहीं कुछ हाथ लग जाए। ननंदरानी, ऐसे कैसे? सासू माँ के सारे जेवर आप हड़प लेंगी, बराबर का हिस्सा मिलेगा, समझी आप? प्रिया भाभी की ऐसी बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई और बोली, नहीं प्रिया भाभी, आप गलत समझ रही हैं। यह गहने मेरे हैं, मैंने माँ को संभाल कर रखने के दिए थे। भाभी बोली, ननंदरानी, हद होती है बेशर्मी की। चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोलना शुरू कर दिया। प्रिया भाभी लगभग चिल्लाते हुए बोलती जा रही थी, एक तो चोरी और ऊपर से अकड़ दिखा रही हो मुझे। मत सिखाओ, मुझे सब पता है कि तुम जैसे छोटे लोगों की सोच। प्रिया भाभी के चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब लोग कमरे में आ गए थे। तो प्रिया भाभी बोली, देखो जी, कैसे आपकी प्यारी बहन पापा जी को बहलाकर सासू माँ के सारे गहने हड़प कर ले जा रही है। तब छोटी भाभी बोली, नहीं नहीं जेठानी जी, यह दीदी के ही गहने हैं। जब वह मुंबई गई थी तो माँ को संभालने के लिए दिए थे। सासू माँ के पास तो सिर्फ नाक की नथी थी जो पापा जी ने उन्हें उतारने नहीं दी थी। तब बड़ी भाभी बोली, अरे हाँ देवरानी जी, आप भी तो इनकी साइड लोगी, थोड़ा बहुत माल तुम्हें भी मिल जाएगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। तब सोनी जोर से चीखी, बोली, बस करो भाभी, अब और नहीं। आप अपनी हद भूल रही हो। आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है। उन्होंने हम सबको संभाला है माँ की तरह। आप क्या जानती हैं यह सब? आप मौन बड़े भैया के चिल्लाने की बारी थी। वे एकदम चिल्लाकर बोले, सोनी, तुझे तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? एक तो चोरी करते पकड़ी गई तो तू झूठ बोलकर अपने आप को बचा रही है। यह सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं भी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मैंने डटकर मोहन भैया का सामना किया। सोनी के पति सुमित और उनके बच्चे भी सामने खड़े थे। उनके सामने मायके में वह अपना तिरस्कार होते देखकर बिफर गई और कहने लगी, भैया आप ना ही बोलो तो अच्छा है। माँ पापा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य आपके ऊपर छोड़ दिया था। मम्मी का एक एक गहना जो तिल तिल करके आपकी पढ़ाई की भेंट चढ़ता गया और पापा भी कर्ज में डूब गए और आप इतने खुदगर्ज निकले कि आपने अपना सुख देखा, माँ बाप का दुख कभी नहीं देखा और मुंह मोड़ लिया। धिक्कार है मुझे, आप जैसे बेटे पर। हमारे लिए ना करते तो कम से कम अपने जन्म देने वाले के लिए तो करते। यह मत भूलिए, ऊपर वाला सब देखता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। यह मत भूलना भैया कि आपके भी एक बेटा है। भगवान करे कि अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोहन भैया का थप्पड़ सोनी के गाल पर पड़ चुका था। दूसरा भी पड़ने ही वाला था कि सुमित ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बस मोहन भैया, बहुत हो गया, बर्दाश्त कर लिया मैंने बहुत। अब एक और शब्द भी मेरी पत्नी के खिलाफ नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी सोनी के बड़े भाई हो। मोहन भैया ने सुमित का भी कॉलर पकड़ लिया
सोनी को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मोहन भैया को जोर से धक्का दिया। पापा बरामदे में खड़े खड़े सब देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुप थे। मुझे उनकी चुप्पी चुभ रही थी। छोटे भैया सोहन बाहर गए हुए थे। अच्छा ही था, वरना भाई भाई का दुश्मन हो जाता। सोनी ने गुस्से में लॉकर की को जो बंद कर दिया और चाबी पापा के पैरों में फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, दे दो इसे ही और बड़ी भाभी को। आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं आज के बाद नहीं आऊंगी कभी यहाँ वापस। आज से मेरा मायका खत्म और अपने बच्चों और पति के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। छोटी भाभी रोकती रही, लेकिन वह नहीं रुकी। उस बात को अब धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। पापा को जब होश आया होगा तब छोटी भाभी ने उन्हें बताया होगा। जब उस दिन से उन्होंने कई बार सोनी से बात करने की कोशिश की, पर सोनी ने उनसे कभी बात नहीं की। उसे अपना और अपने पति सुमित का अपमान याद आ जाता था और मन घृणा से भर जाता था। छोटे भैया सोहन और भाभी सोनल से मिलने के लिए मुंबई आ जाते थे, यानी सोनी से मिलने तो आ जाते थे, परंतु सोनी कभी भी नहीं जाती थी। वह नहीं मानी थी। आज अचानक से भाभी का फोन आया तो सोनी ने उठा लिया। पापा की तबीयत ज्यादा खराब है दीदी। सुनकर सोनी आज अपने मायके कई साल बाद जा रही थी। ट्रेन से जो मुंबई से घर आने में काफी समय लगता था। बच्चों के एग्जाम थे तो वह नहीं आ पाए। सोनी फालतू के झंझट में नहीं पड़ना सुमित ने उसे समझाकर वापस जो लौट आया था। वह सुबह तक लखनऊ स्टेशन पहुंच चुकी थी। इसका मतलब वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। कुछ घंटे बाद वह कानपुर पहुंच गई और वह अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरकर सीधे घर आ गई। घर जाकर तुरंत ही वहां पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा बड़े ही कमजोर लग रहे थे। आंखें गड़ी हुई, बूढ़ा शरीर, चेहरे पर उदासी, माथे पर चिंता की लकीरें। सोनी जाकर अपने पापा से लिपट गई और उनसे कई बार माफी भी मांगी। हमेशा की तरह पापा सोनी के सर पर प्यार से हाथ सहलाते रहे। तभी छोटी भाभी दीपा पानी लेकर आई और बोली, दीदी पापा आपको बहुत याद कर रहे थे। तो सोनी बोली, हाँ भाभी, तभी तो आ गई। वह रुआंसी आवाज में बोल रही थी और दिखावे की मुस्कान होठों पर ले आई थी, लेकिन उसका मन आज आंसुओं से भरा हुआ था। पापा उसे देखकर सब समझ चुके थे। वह सोनी के हाथों को थपथपाने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं बेटा। वह धीमी आवाज में बोले, जाओ बेटी आराम करो, रात का सफर था। वह उठ गई और बाथरूम जाते समय उसे एक लड़का दिखाई पड़ा। वह पापा के पैरों पर तेल से मालिश कर रहा था। सोनी को थोड़ा अजीब लगा कि दोस्त होकर भी इतनी सेवा, पर थकी हारी होने की वजह से उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब सोनी बाथरूम से बाहर निकली तो अचानक उसका पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि उसी लड़के ने उन्हें थाम लिया और बोला, संभल कर बुआ जी। सोनी को उसके मुंह से बुआ शब्द सुनकर अच्छा भी लगा और अजीब सा भी लगा। नाश्ता लग चुका था, सब आ गए थे, भैया, भाभी, मेरी भतीजी। तभी भाभी ने आवाज लगाई, जय तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। जय आ गया और पापा और अपना नाश्ता लेकर चला गया, यह कहकर कि मैं दादाजी के साथ कर लूंगा। सोनी भाभी का मुंह ताकने लगी। भाभी उसे देखकर समझ गई और मुस्कुराकर बोली, यह मोहन भाई और प्रिया भाभी का लड़का है, बहुत ही समझदार है। भैया भाभी भी आना चाहते थे, पर आपके सामने आने से वे डर रहे थे कि आपसे कैसे नजर मिलाएं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। यह बात उन्हें तभी समझ में आ गई थी जब आप यहाँ से गुस्से में गई थी। तब पापा ने उन्हें बहुत डांटा था और उनको फटकार लगाई थी,
पर आप इतने गुस्से में थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आपसे बात करने की। पापा जी ने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की। जय ने भी इसलिए अपने बारे में सही नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा की वजह से आप उससे गुस्सा ना करें। सोनी ने जब पापा के कमरे की तरफ नजर उठाकर देखा तो जय दरवाजे की आड़ में खड़ा सब सुन रहा था और आंखें पोंछ रहा था। सोनी का दिल भर आया। इशारे से उसने जय को बुलाया। वह सीधा सोनी के पैरों में बैठ गया और रुंधे गले से बोला, बुआ जी, मैं नहीं जानता था कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी बुआ है। मुझे तो बचपन से ही मम्मी पापा ने हॉस्टल में भेज दिया था। दादी के जाने के बाद उन्हें भी परिवार की अहमियत का पता चला। मम्मी पापा का अमेरिका वाला बिजनेस घाटे में था, इसलिए मुझे मम्मी पापा ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला। मैं इतने प्यारे परिवार का बेटा हूँ। मम्मी पापा अपनी गलती मानते हैं, वे आपको बहुत याद करते हैं। बुआ जी, क्या एक गलती के लिए आप हमें जिंदगी भर सजा देंगी? मम्मी पापा को तो छोड़िए, पर मेरी क्या गलती है बुआ जी? उसकी इतनी समझदारी, प्यारी भरी बातें सुनकर सोनी की आंखें में आंसू बहने लगे। सोनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन पापा की हालत और ज्यादा खराब हो गई तो मोहन भैया ने सोन भैया को आज फोन करके सब बताया और वे वहां पहुंच गए। सोनी उन्हें देखकर अपने कमरे में जाने लगी तो मोहन भैया ने सोनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी बहन मुझे माफ नहीं करेगी क्या? वहां कुछ बोल नहीं सकी थी मैं, सिर्फ उन्हें देखते ही रह गई। तभी प्रिया भाभी भी सोनी के पैरों में आकर गिर गई और कहने लगी, सोनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। आज सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। सोनी ने उन्हें पैरों से उठाकर अपने गले लगा लिया। कोई बात नहीं भाभी, गलती सबसे होती है। एक गलती से खून के रिश्ते कभी फीके नहीं पड़ते और अब तो यह जिम्मेदारी इन नवाबजादे ने संभाल ली है। जय आकर मुझसे लिपट गया और बोला, थैंक यू बुआ। पापा ने छोटी भाभी को कुछ इशारा किया। भाभी अंदर जाकर चाबी लेकर आई। चाबी लाकर उन्होंने मोहन भैया के हाथ में दे दी। उन्होंने लॉकर से जेवर लाकर मेरे हाथों में थमा दिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और सोनी बोली, मोहन भैया, बात जेवर की नहीं है, बल्कि मेरे पति सुमित का आपने अपमान किया था। पापा की आंखों में एक आस थी। वह अंतिम घड़ी में परिवार को एक होता देखना चाहते थे। वह आशा भरी उदास नजरों से उसे एकटक देखते जा रहे थे। उसने भी उनकी बात का मान रखा और मोहन भैया के गले लगे। रात को ही पापा इस भरी दुनिया से छुटकारा पा गए। वह भगवान को प्यारे हो गए और उसने अपने पति सुमित को फोन करके सोनी ने सब कुछ बताया। वह उनके अंतिम संस्कार पर आए। मोहन भैया और भाभी ने सुमित से माफी मांगी और वो वापस मुंबई लौट गई। कुछ दिन बाद सोनी घर गई। जब वह जाने की तैयारी करने लगी, जाते समय फिर से भैया भाभी ने उनसे माफी मांगी और उसे गले लगाया और बोले, मैं अब तुम्हारे लिए और सोहन के लिए पापा की जगह हूँ। कोई जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। उसने हामी भरी और भारी मन से जो सोनल वापस आ गई। रिश्ते तो जुड़ गए थे, पर खोखलेपन के साथ। आज भी सोनी के दिल में टीस सी उठती थी। भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास था, बस उसके ही मन में एक गांठ थी, लेकिन समय के साथ शायद वह भी पिघल जाए। दोस्तों, रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी गुस्से में किसी पर नहीं भड़कना चाहिए। रिश्तों में चाहे कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, एक मौका जरूर देना चाहिए। अब मैं भी सोचती हूँ कि काश उस दिन मैं ज्यादा गुस्सा ना करती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।